क्या वह मेरा साक्षात्कार करता है? मैं अपनी स्तब्धता दूर करने की कोशिश करते हुए तेजी से पलकें झपकाने लगा। वहां अन्य दो साक्षात्कारकर्ताओं के बीच में बैठा हुआ वह अजनबी था जिससे मैं कल पार्क में मिला था। अगर वह यहाँ है तो वह मेरा साक्षात्कारकर्ताओं में से एक होना चाहिए। कितना मजेदार संयोग है। यह बहुत बढ़िया है, मैं उसे पैसे लौटा सकता हूँ। हो सकता है कि यह पूरी रकम न हो, लेकिन मुझे निश्चित रूप से उसमें से वह बड़ा हिस्सा लौटाना होगा जो मैंने खर्च नहीं किया है, और फिर बाकी के लिए मैं उसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। जब मैं उससे मिला तो उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। हालांकि अब उसने एक औपचारिक बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके बाल अलग तरह से स्टाइल किए हुए थे। हालांकि वह अलग दिख रहा था, मैंने उसे लगभग तुरंत पहचान लिया। मुझे लगा कि वह अपने कैजुअल कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वह अपने साफ सुथरे और महंगे दिखने वाले ग्रे सूट में भी उतना ही शानदार या उससे भी ज्यादा शानदार लग रहा था। बैठिए, उन्होंने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा। उनके औपचारिक लहजे ने मुझे किसी तरह निराश कर दिया। क्या उन्होंने मुझे पहचाना नहीं? क्या इसलिए कि मैंने अपना नया सूट पहना हुआ था और मेरे बाल थोड़े अलग तरीके से स्टाइल किए हुए थे? उनके निष्क्रिय रवैये और प्रतिक्रिया की कमी के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अपने सदमे से उबरने के बाद मैं किसी तरह अपने शरीर को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने में सक्षम थी। मैं अपने तीनों साक्षात्कारकर्ताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए निर्धारित कुर्सी पर बैठ गई। दाईं ओर की मध्यम आयु वर्ग की महिला ने बहुत ही स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और उसके बाल एक स्टाइलिश बन में बंधे हुए थे। उसके होंठ गहरे मैरून रंग के थे जो उसके झुमके और हार से मेल खाते थे। वह श्रेष्ठता और अनुभव की भावना से भरी हुई थी। बाईं ओर का आदमी महिला से थोड़ा बड़ा था और उसने भी ठीक-ठाक कपड़े पहने हुए थे। उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और उसकी आंखों में करुणा भरी नजर थी। पैनलिस्टों से मुझे जो वाइब मिल रही थी, उससे यह स्पष्ट था कि यह कंपनी नए भर्ती किए गए लोगों की स्क्रीनिंग को बेहद गंभीरता से लेती है। कृपया अपना परिचय देकर शुरुआत करें, महिला ने मुझे एक सुखद मुस्कान देने से पहले कहा। मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें अपना बायोडाटा दिखाया। हालांकि मैं एक नया स्नातक था और मेरे पास कोई वास्तविक कार्य अनुभव नहीं था, मेरे पास अंशकालिक काम करने का अनुभव था जो दिखा सकता था कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, जो अपने काम को गंभीरता से लेता हूं। विश्वविद्यालय से मेरे ग्रेड बहुत अच्छे थे, भले ही मैं खुद ऐसा कहता हूं। हालांकि मुझे यकीन था कि प्री स्क्रीनिंग राउंड पास करने वाला हर दूसरा उम्मीदवार ऐसा ही था। इसलिए अगर मैं किसी तरह यहाँ खुद को अलग नहीं कर पाया तो। अपना परिचय देने के बाद महिला और बुजुर्ग व्यक्ति ने बारी बारी से मेरे कौशल जैसे कि नेतृत्व, टीम वर्क और भविष्य के लिए मेरी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे। प्रश्न मानक थे और मैंने उत्तर तैयार कर रखे थे, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार सुचारू रूप से चला। मैंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अपने पिछले अनुभवों के उदाहरणों के साथ यथासंभव ईमानदारी से उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। जब इतनी सारी अन्य कंपनियां हैं, तो आपने इस कंपनी में आवेदन करने का चुनाव क्यों किया? जब पैनल के बीच में बैठे व्यक्ति ने पूरा सत्र शुरू होने के बाद अपना पहला सवाल पूछा तो मैं थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। ईमानदारी से कहूं तो सवाल अप्रत्याशित नहीं था और मुझे बिना किसी तैयारी के अपना जवाब पता था। मैंने इस कंपनी में आवेदन करने का कारण यह चुना है क्योंकि इस कंपनी द्वारा निर्मित एक विज्ञापन ने मेरी जान बचाने में मदद की थी। मैंने भावुक होकर कहा। मैं अंदर से जो चिंता महसूस कर रहा था, उसके विपरीत मेरी आवाज उज्जवल और स्पष्ट थी। मैंने साक्षात्कारकर्ताओं को इस कंपनी में शामिल होने की मेरी प्रेरणा के पीछे की कहानी बतानी शुरू की। आप जानते हैं कि कभी-कभी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो आप सोचने लगते हैं कि यह सच होने से बहुत अच्छा है। फिर आप सोचने लगते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उस दिन मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा और कहने की जरूरत नहीं कि मैं सही था। मुझे पता है कि यह अचानक हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले ही बता देना बेहतर होगा। हमें अभी-अभी खबर मिली है कि अगले साल छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। मेरे होमरूम शिक्षक ने जोर से आह भरने से पहले गंभीरता से कहा। ओह, मैं समझ गया। अगले साल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि पर्याप्त पैसा नहीं है। मुझे लगता है कि बजट में कटौती हो गई है।
अगर छात्रवृत्ति नहीं होगी तो मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगा? मैं समझ गया। मैं बस इतना ही कह सका। उम्मा, मुझे पता है कि यह कठिन है, इसलिए मैं यह देखने की कोशिश करूंगी कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी शिक्षिका ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे पता था कि वह सिर्फ दयालु बनने और अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझे अंदर से पता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। अगर बजट नहीं था तो बस यही था। कोई बजट नहीं था। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा और उसकी ओर मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। बातचीत अजीब तरीके से खत्म हुई। मैंने कमरे से बाहर निकलने तक इंतजार किया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, फिर अपनी सांस रोककर बाहर निकल गया। मैं स्कूल के गलियारे में दीवार से पीठ सटाकर खड़ा था और शब्दों को अपने अंदर समाहित होने दिया। इस डर से मेरे लिए अगले साल पढ़ाई जारी रखना लगभग असंभव होने वाला है। सौभाग्य से अभी भी कुछ समय बचा था। शायद मैं कई पार्ट टाइम जॉब कर सकता था और अगले भुगतान की देय तिथि से पहले कुछ पैसे बचा सकता था। मैंने लॉकर से अपना बैग उठाया और सिर झुकाकर घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी माँ को इस बारे में कैसे बताऊं। वह तनावग्रस्त और हताश हो जाती, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वह फिर से खुद को दोषी ठहराना शुरू कर देती, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी या किसी की भी गलती नहीं थी। शायद मुझे उसे इसके बारे में बताना भी नहीं चाहिए। मैंने पाया कि मैं एक बार फिर से आहें भर रहा हूँ, क्योंकि मैं फुटपाथ पर घर की ओर चल रहा था।